हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने चैप्टर पी ब्लॉक चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। पीछे वाले वीडियो तक हमने ग्रुप नंबर 13 है उसको कंप्लीट कर लिया है। देखो, ग्रुप नंबर जो 14 है उसकी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो तत्व आता है, एलिमेंट आता है, वो हमारे कार्बन आ जाता है। तो कार्बन आने की वजह से इस जो ग्रुप नंबर 14 है इसको क्या नाम दे दोगे? कार्बन फैमिली नाम दे दोगे, कार्बन परिवार बोल दोगे। उसके बाद में जैसे मैंने इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनकी बात आपको बताई, जैसे कि अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर फिर से मैं आपका रिवीजन करवा दूं थोड़ा सा, क्योंकि देखो कार्बन से स्टार्ट होता है तो इसलिए तो कार्बन फैमिली बोल दोगे। उसके बाद में जैसे ट्रिक भी बताई मैंने, काशी गए श्रीनाथ प्रभु, तो कार्बन, उसके बाद में सिलिकन, उसके बाद में जर्मेनियम, और नीचे आओगे तो टिन, और सबसे लास्ट में पीबी मतलब लेड। तो ये अपने एलिमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद में हमने बात की थी बच्चों सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की। तो ये क्या हो जाएगा? NH2 NP2 हो जाएगा। अगली बात समझ में, ऐसे ही हमारे जो ग्रुप नंबर 13 था उसमें NH2 NP1 था, इसमें NP1 की जगह क्या हो जाएगा? NP2 हो जाएगा। उसके बाद में जैसे कि बात करेंगे इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन को कैसे फिल करना है ये सब, और उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं तत्वों की, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो क्या आ जाएगा? इसको क्या नाम दे दोगे? कार्बन फैमिली, क्योंकि पहला तत्व कौन सा है? कार्बन। और हमारे ग्रुप नंबर कौन सा चल रहा है यहाँ पे? 14। कौन सा वर्ग है बच्चों? 14। ग्रुप को क्या बोल दोगे हिंदी में? वर्ग बोल दोगे। तो वर्ग नंबर 14 की बात चल रही है ना। तो सबसे पहला तत्व आ जाएगा कार्बन। तो इसी के आधार पर इसका नाम क्या हो गया? कार्बन परिवार या कार्बन फैमिली। सबसे पहले लिख दी कार्बन फैमिली, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर कौन कौन से तत्व आ जाते हैं वर्ग नंबर 14 के अंदर, वो लिख लो, है ना। 14 तो लिखो सारे के सारे तत्व है कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ गया कार्बन। कौन आ गया? कार्बन। उसके बाद में आ गया सिलिकन। उसके बाद में आ गया जर्मेनियम। यहाँ तक कि देखो कंफ्यूजन रहता है आपको Ga और Ge, तो ये Ge जर्मेनियम है और Ga होता है अपने कौन होता है? गैलियम। तो ये Ge है, याद रखना, गलती कर दोगे। उसके बाद में आ जाता है Sn। Sn को क्या बोल दोगे? टिन, जो कि आप भूल जाते हो, है ना। Sn को क्या बोलते हो? टिन। लास्ट में लेड, जो सबको याद है ना। हाँ, अब बात कर लेते हैं इनके एटॉमिक नंबर की। देखो 6 नंबर पे कार्बन आ जाता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 सॉरी फॉर दैट। उसके बाद में इसमें 8 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 14। और उसके बाद में इसके अंदर 18 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 32। फिर से आप 18 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 50। फिर 32 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 82। ये बात होगी इसके एटम्स की और इनके इलेक्ट्रॉनिक नंबर की, सॉरी एटॉमिक नंबर की, इलेक्ट्रॉनिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर। हाँ, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लास्ट में पीबी का मतलब क्या होता है? लेड। तो ये सारे के सारे नाम आप लिख लो, वन बाय वन मैंने बता दिए। इसके बाद में साथ में बात कर लेते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन की। सामान्य अपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, विन्यास है, उसकी बात कर लेते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो साथ में लगे हाथ वो भी कर लो, है ना। और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बता ही दिया। क्या बताया है? NH2 NP1 की जगह, NP1 की जगह इसमें NP2 हो जाएगा। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NH2 NP2। आ गई बात समझ में? क्या हो गया? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, लिख लिया बात आपने, NH2 NP2। NP2 क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 14 है तब। हाँ, इसमें बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहीं पे साथ में लिखवा देता हूँ, क्या? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे लिख लो, जैसे कार्बन है इसका लिख लो। देखो 1s2 हो जाएगा, मैंने आपको बताया, फिल भी करना बताया, जो अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट जो यूनिट थी ना, उसके अंदर लास्ट वाला वीडियो, उसमें मैंने आपको कैसे क्या भरना है पूरा अच्छे से समझा दिया है। अगर वो चैप्टर आप देख लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप टेंशन मत लो, सब कुछ मैंने करवा दिया है, बस आपको तो क्या करना है, इधर ध्यान रखना है। हाँ, 1s2 के बाद में क्या आ जाएगा? 2s2 आ जाएगा, और उसके बाद में 2p2। तो टोटल कितने हो गए? 6। अब देखो इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? 1s2 ये क्या हो गया बच्चों? ये हीलियम हो गया। तो आप दूसरे तरीके से इसको क्या लिख सकते हो? ऐसे हीलियम लिख दोगे, उत्कृष्ट गैस है ना इसके पास में, और लास्ट में 2s2 और 2p2 ऐसे का ऐसा लिख दोगे। तो ये हो गया 2s2 और ये हो गया 2p2। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जैसे सिलिकन है, देखो पहले 2 मैं कराऊंगा, बाकी 3 आपको होमवर्क दूंगा तो आप लोगों को भी करना है। अब ये आ गया 14 नंबर पे, तो 1s2 तो ऐसे का ऐसा, क्योंकि s के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ना, और 2s2 भी ऐसे का ऐसा। तो इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन p है उसमें कितने हो जाएंगे? 6 तक। कहाँ तक होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? कितने फिल कर सकते हो आप? p के अंदर 6। तो ये हो गया 6। ऐसे d के अंदर कितने? 10, और f के अंदर 14 है।
आगे कहानी समझ में, 2 4 2 6, उसके बाद 4 4 जोड़ते चलो, है ना, 2 6 10 14, आगे कहानी समझ में। हाँ, तो ये हो गया पी की बात। देखो अभी तक हुए नहीं है 14, हमें कितने चाहिए 14 चाहिए, तो फिर से वापस किस में जाओगे, एस के अंदर जाओगे, तो क्या हो जाएगा 3s2। अब जितने कम बढ़ गए वो इसमें बढ़ दोगे तो क्या हो जाएगा 3p2। पी के अंदर कितने आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब आपको पता है 10 पे कौन सी गैस आती है, नियोन गैस आ जाती है, तो यहाँ तक तो कौन हो जाएगा बच्चों, नियोन गैस हो जाएगी 2p6 तक, तो इसकी जगह तो क्या लिख दोगे नियोन, बाकी लास्ट वाला NH2 NP2 ऐसा का ऐसा लिख दोगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हो ना, तरीका मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कौन आ जाएगा, नियोन गैस आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 3s2 और 3p2। आगे कहानी समझ में। अब देखो ऐसे आप गैलियम है, ये सारे सॉरी जर्मेनियम है, सबका लिख लोगे, टिन का, पीपी का, तो 1 बाय 1 आप मेरे को लिख के बताओगे। लास्ट में 3s2 3p2 है, ऐसे आगे 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 तक चल जाएगा, है ना आगे। तो यहाँ तक अपने 6p2 तक काम हो जाएगा लास्ट में। तो आप लोगों को बनना है, क्योंकि अभी तक मैंने एस में भी भरवा दिया है, पी में भी भरवा दिया है, और आपको डी का भी अपने उसके अंदर बताया था मैंने, जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर। तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है आपके लिए नीचे वाला होमवर्क है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। देखो थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ मैं। नियोन के बाद में कौन आ जाएगा, इसमें ऑर्गन गैस ले लोगे, कौन सी ले लोगे, ऑर्गन। ऑर्गन के बाद में क्या ले लोगे, क्रिप्टोन ले लोगे। क्रिप्टोन के बाद में क्या ले लोगे, जिनोन ले लोगे। आगे कहानी समझ में। सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, जिनोन, और लास्ट में 6s2 और 6p2 हो जाएगा, साथ में 4f14 और 3d10 वाला भी आएगा लास्ट में, है ना, इसके अंदर, पीबी के अंदर। हाँ छाप लिया, चले आगे। हाँ, कार्बन फैमिली बोल देते हो, क्यों बोल देते हो, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पहला तत्व कौन है, कार्बन है, इसकी वजह से। अब जो ग्रुप नंबर 14 है, इसकी ऑक्यूरेंस कहाँ से होती है, प्राप्ति, प्राप्त कहाँ से करते हो इनको, तो बात करेंगे प्राप्ति की, ऑक्यूरेंस की। तो कहाँ कहाँ से मिलता है कार्बन, आपको कहाँ से प्राप्त होता है बताइए। कार्बन हमें सजीवों में भी मिलता है और निर्जीवों में भी मिल जाता है, मतलब कार्बन सब जगह मिल जाता है। यूजुअली हम देखें तो कार्बन भरपूर मात्रा में मिलता है ना। जैसे हम अपना फूड वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर भी कार्बन की मात्रा होती है क्या, ऐसे आपने कोयला वगैरह देखा है, उसके अंदर भी क्या होती है, कार्बन की मात्रा हो जाती है। तो ग्रुप नंबर 14 है, इसके जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्राप्ति की बात करेंगे, किसकी, वर्ग नंबर 14 है इसकी प्राप्ति की। ग्रुप नंबर 14 इसकी ऑक्यूरेंस की बात करोगे, किसकी, प्राप्ति की। प्राप्ति को इंग्लिश में क्या बोल दोगे, ऑक्यूरेंस की, कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे प्रकृति के अंदर मुक्त और संयुक्त दोनों, सॉरी वायर गिर गया ना, प्रकृति के अंदर ना अपने मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं के रूप में हमें बहुतायत मात्रा में मिलते हैं, मतलब बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, जैसा कि मैंने कार्बन के बारे में बताया। मतलब ये होगा कि ये संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं और अपने मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था का मतलब जैसे कि अपने एक मतलब अकेला नहीं पाया जाता, साथ में कुछ ना कुछ और पाया जाता है। और अपने मुक्त अवस्था का मतलब क्या होता है, अकेला पाया जाता है ना, फ्री पाया जाता है। सो संयुक्त अवस्था के अंदर पाया जाएगा और मुक्त अवस्था में भी पाया जाएगा बहुत ही अधिक मात्रा में। उसके बाद में हमने बात की तत्वों के अंदर, जैसे हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, इनके अंदर कौन मिल जाता है, हमें कार्बन मिल जाता है ना। तो सबसे पहले जैसे मैं कार्बन की बात करूंगा, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट्स कहाँ कहाँ मिलता है सबकी बात कर लेते हैं। तो ऑक्यूरेंस के अंदर सबसे पहले आप किसकी बात कर लोगे, कार्बन की। तो कार्बन को मैंने क्या बताया आपको, कहाँ मिल जाएगा, प्रकृति में संयुक्त और अपने मुक्त अवस्था दोनों में प्राप्त होता है या मिलता है बहुतायत से। तो सबसे पहले प्राप्ति किसकी करोगे आप, कार्बन की। तो सबसे पहले हेडिंग डालो कार्बन। कार्बन को किससे रिप्रेजेंट कर देते हो, सी से कर देते हो। तो ये कहाँ कहाँ मिलता है, हमें प्रकृति के अंदर क्या मिलता है, मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में मिलता है। मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में अंदर कौन मिलता है, हमें कार्बन मिल जाता है। उसके बाद में जैसे मैंने आप लोगों को बताया हीरा होता है, उसके अंदर भी हमें कौन मिल जाता है, कार्बन मिल जाता है। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, अपने फ्लोरीन हो गया, सब में क्या मिल जाता है, अपने हीरा इसके अंदर कार्बन मिल जाता है। ठीक है, तो तत्वों के अंदर कौन कौन से के अंदर मिल जाएगा, जैसे हीरा हो गया, है ना, विभिन्न तत्वों में भी मिलता है ना, तत्वों में जैसे हीरे के अंदर, किसके अंदर, हीरे के अंदर मिल जाएगा। ऐसे अपने ग्रेफाइट के अंदर मिल जाएगा, किसके अंदर, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हो गया। ऐसे अपने फ्लोरीन वगैरह हो गया, etc। मान लो आगे बहुत सारे हैं, लेकिन जनरली आप हीरे के अंदर भी इसको देख लेते हो। अब संयुक्त अवस्था के रूप में कौन कौन सी में मिल जाता है, जैसे कार्बोनेट्स हो गए, उनके एसिड हो गए, ओर्स हो गए, उनके अंदर मिल जाएगा। जैसे कार्बोनेट होता है उसको आप किससे लिख देते हो, CaCO3 से लिख देते हो, K2CO3 से लिख देते हो, है ना। ये कार्बोनेट्स हो गए, उनके अंदर भी क्या मिल जाता है, हमें अपने कार्बन मिल जाता है। ठीक है, तो संयुक्त अवस्था में किस किस में मिल जाएगा हमें, जैसे बात करें संयुक्त अवस्था है, किसकी, संयुक्त अवस्था, इसमें कौन कौन से में मिल जाएगा, विभिन्न प्रकार के कार्बोनेट्स में मिल जाएगा।
संयुक्त अवस्था में कार्बोनेट एस को में मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कार्बोनेट एस को में, ओर्स में, एस का मतलब क्या हो गया ओर्स, ये क्या है कार्बोनेट एस को में। तो अब कौन कौन से हो गए, जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं अपने CaCO3 हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को क्या बोल देते हो कैल्शियम कार्बोनेट बोल देते हो। ऐसे ही K2CO3 हो गया K2CO3, K2 किसका प्रतीक चिन्ह है, K किसका प्रतीक चिन्ह है आपको पता होगा, कैल्शियम तो Ca का होगा, K किसका है आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, K2CO3 का नाम बताओगे। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा तो फिर आप समझो कि तैयारी कितनी अच्छी है आपकी, है ना, मेरे को बताओगे ये भी कमेंट करके वीडियो को पॉज करके। ये तो कार्बोनेट एस हो गए, ओर्स हो गए, है ना, एस को इंग्लिश में क्या बोल देते हो ओर्स बोल देते हो, है ना। उसके बाद में प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, उनके अंदर भी कौन प्रेजेंट होता है बच्चों, कार्बन ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बात भी आप लिख सकते हो, जैसे प्राकृतिक गैस हो गई, अपनी नेचुरल गैस नहीं बोलते, उसके अंदर हो गया CNG गैस हो गई, उन सब के अंदर कौन प्राप्त मिलता है हमें कार्बन मिल जाता है। आगे बात समझिए, वायुमंडल के अंदर बात करें हम CO2 की, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है, धीरे धीरे कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है बच्चों, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की जो गाड़ियां वगैरह है इनमें ईंधन डालते हैं हम, मतलब पेट्रोलियम पदार्थ डालते हैं, तो उनके अंदर भरपूर मात्रा में क्या होता है कार्बन होता है। और जब आप किसी भी चीज को जलाते हो, मतलब उनको जलाते हो, तो कार्बन क्या होता है अपने जो वायुमंडल है एटमॉस्फेयर है इसके अंदर फैल जाता है, तो धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ रही है। और अब प्रेजेंट टाइम में इसकी मतलब CO2 गैस है उसका कुल आयतन कितना हो गया हमारे 0.03% हो गया है, जो कि एग्जाम में अपने सत्य और असत्य कथन वाले में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो CO2 की वायुमंडल में मात्रा पूछ सकता है कितनी है 0.03% है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखो आप, तो चलो करो नोट। हाँ, विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थों में गैसों में इनमें मिल जाएगा, विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, गैसें हो गई, प्राकृतिक गैसें हो गई, है ना, इन सब में प्राकृतिक गैसों में, तो सारा का सारा आपको लिखते चलना है, गैसों में मिल जाएगा। उसके बाद में CO2 के रूप में भी मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है अपने, मैंने आपको बता दी, वायुमंडल में CO2 गैस के रूप में मिल जाता है, CO2 गैस के रूप में मिल जाता है। और यहीं पे इसका आप आयतन भी लिख लो, तो वायुमंडल में CO2 गैस का आयतन यहीं पे लिखवा देता हूं मैं आप लोगों को, कितना है इसका वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा बच्चों 0.03% हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कार्बन की बात करें, प्रकृति में जो हमारे ज्ञात सभी तत्व हैं उनमें सबसे चंचल है, सर्वोत्मुखी है, और क्या है इस सबके अंदर मिल जाता है, जैसे कि क्रिया करके विभिन्न प्रकार के पदार्थ भी बना लेता है। जैसे कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ भी क्रिया कर लेता है, नाइट्रोजन के साथ भी कर लेता है, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, मतलब सोडियम धातु सबके साथ क्रिया करके कुछ ना कुछ बना लेता है, जैसे प्लास्टिक जैसे, या फिर विभिन्न प्रकार के बहुलकों का निर्माण कर लेता है। तो कार्बन है जो अलग अलग तत्वों के साथ मिलकर प्लास्टिक, बहुलक आदि का निर्माण कर लेता है ना। तो ये बात आप लिख सकते हो, कार्बन विभिन्न तत्व बोल दो, वो ज्यादा सही रहेगा, क्या रहेगा तत्व, है ना। तो कार्बन विभिन्न तत्वों से मिलकर, कार्बन विभिन्न तत्व कौन कौन से आ गए जो मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे के सारे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे ही फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, आप सारे के सारे लिख सकते हो ना, ठीक है, NaETC। और भी जो आपको पता है, तो विभिन्न तत्वों से मिलके क्या बना लेता है, प्लास्टिक बना लेता है, बहुलक बना लेता है ना, तत्वों से मिलकर बहुलक वह प्लास्टिक वगैरह बना लेता है, ठीक है। बहुलक हो गया, प्लास्टिक हो गया, उत्तक हो गए ना, बहुलक, उत्तक मतलब टिश्यू, हमारे जो बॉडी के अंदर टिश्यूज होते हैं बहुत सारे, वो भी इससे मिलके बने होते हैं ना, कार्बन से। तो बहुलक, उत्तक, या फिर और क्या बोल दोगे, प्लास्टिक जैसे आदि बनाता है ना, प्लास्टिक जैसे पदार्थ बना लेता है। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी, अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे चलते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है, बात करें भूपर्पट्टी के अंदर प्रेजेंट जो मात्रा है उसके आधार पर कार्बन की स्थिति कितनी है। मतलब हमारे जो भूपर्पट्टी है, जमीन है, मतलब
इसको आप जब खोदते हो तो उसके अंदर प्रेजेंट मात्रा में कितने परसेंट मतलब बारात्मक रूप से इसका कौन सा नंबर है, कितने नंबर पे मिलता है, जैसे अलग अलग एलिमेंट्स मिलते हैं उनके अंदर, तो 17वें नंबर पे कौन मिलता है हमें भूपर्पट्टी के अंदर कार्बन मिल जाता है। तो भूपर्पट्टी के अंदर कौन से नंबर पे मिल जाता है, हमें 17वें नंबर पे मिल जाता है। आगे बात समझ में, इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, भूपर्पट्टी ऐसे लिखते हैं क्या, भूपर्पट्टी नाम में अलग लिखते हैं, ये रह यहाँ पे आता है, कहाँ पे, यहाँ पे। भूपर्पट्टी में उपस्थित तत्वों के आधार पर या प्रेजेंट मात्रा के आधार पर, भूपर्पट्टी में उपस्थित बारात्मक मात्रा बोल दोगे तो और भी ज्यादा रहेगा, सही है ना। भूपर्पट्टी में उपस्थित मात्रा के आधार पर, कौन सी मात्रा, उपस्थित बारात्मक मतलब वजन, बारात्मक मात्रा के आधार पर कौन सा नंबर है, 17वां स्थान है। कौन सा है बच्चों, 17वां स्थान है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा, है ना। कौन सा स्थान बताया मैंने, 17वां स्थान, है ना। 17th नंबर पे कौन आ जाता है, अपने कार्बन आ जाता है। उसके बाद में जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसके अंदर कार्बन है, वो कहाँ मिल जाता है हमें, कार्बन रसायन होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, उस पर आधारित जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते, जो सभी जीवों के अंदर आवश्यक घटक हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कार्बन, बहुत ही मतलब उच्च मात्रा में प्रेजेंट होता है। छाप लिया, कार्बनिक रसायन के रूप में भी काम में लेते हैं ना इसको, तो आप लिख सकते हो सारे के सारे यूजेज। चलो यहीं पे लिख देंगे आगे। केमिस्ट्री के अंदर भी काम में आता है ना कार्बन, नहीं आता, पूरी केमिस्ट्री इसी के ऊपर टिकी है। कार्बनिक रसायनों के रूप में भी काम में आता है ना, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा काम आ जाता है। कार्बनिक रसायन का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी पे आधारित है ना, कार्बन पर ही आधारित है पूरी की पूरी केमिस्ट्री, है ना। कार्बनिक रसायन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन सी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे किस पे आधारित है बच्चों, कार्बन पर ही आधारित है। किस पे आधारित है, सी पर, सी पर ही आधारित है, मतलब पूरा का पूरा कार्बन के बारे में ही अध्ययन करना पड़ता है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऐसे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह भी बनते हैं, जो सभी सजीव होते हैं ना, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे आवश्यक घटक किसके बने होते हैं, कार्बन के ही बने होते हैं ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह भी इसी के बने होते हैं, ठीक है। लास्ट में लिख लो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या लिख लोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी किससे बने हैं, हमारे कार्बन से ही बने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या हो गया, हमारे जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो सारे के सारे इसी से बने हैं, सभी सजीवों के लिए जो क्या है, आवश्यक घटक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब कार्बन के जैसे मैं आपको समस्थानिकों की बात बताऊं, किसकी, आइसोटोप्स की बात बताऊं, तो कार्बन के मुख्यतः कितने मैंने आपको आइसोटोप्स बताए थे, 5 बताए थे, लेकिन उसके अंदर भी कितने हैं, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। कार्बन के कितने हैं मुख्य समस्थानिक, 3 है। कौन कौन से हैं, एक तो C612 हो गया, एक C613 हो गया और एक C614 हो गया। कितने समस्थानिक हो गए, 3 हो गए। जो कि C614 है वो तो अपने रेडियो एक्टिव है, रेडियोधर्मी है, जो किसके काम में आ जाता है, कार्बन डेटिंग विधि के अंदर काम में आ जाता है। जैसे हमारे जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, उनकी आयु ज्ञात करने के लिए, अर्धायुकाल ज्ञात करने के लिए कौन काम में आता है, कार्बन C614 काम में आ जाता है ना, कार्बन डेटिंग विधि के अंदर। और सबसे स्थायी कौन सा है बताओ, कार्बन का कौन सा आइसोटोप है जो सबसे स्थायी है। मैंने आपको 3 बताए, कौन कौन से, C612 है, एक C613, एक 14, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। जो कि सबसे स्थायी कौन सा है बताओ, इनमें से कमेंट करके बताओ। कार्बन 14 है, उसका बहुत ही यूज है, क्या काम में आता है अपने जो हमारे जीवाश्म फॉसिल्स है उनके अर्धायुकाल ज्ञात करने के लिए आयु डेटिंग विधि में काम में आ जाता है ना। हाँ, यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद में कल अब मिलते हैं नए एक और वीडियो में लेटेस्ट, तब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।